गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। तो हम अष्टांग आयुर्वेद महाविद्यालय के विद्यार्थियों के लिए विशेषतः ये व्याख्यान सत्र ले रहे हैं अष्टांग हृदय संहिता के सूत्र स्थान का। किंतु यह यूट्यूब पे अपलोड कर रहे हैं, इसलिए हम ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों को इसका लाभ हो, ये भी एक कारण है हिंदी में व्याख्यान लेने का। और दूसरी एक महत्वपूर्ण वजह यह है कि पिछले वर्ष के एडमिशन से पूरे भारतवर्ष में अन्य राज्यों के विद्यार्थी भी महाराष्ट्र में हमारे पढ़ने के लिए है, हमारे कक्षा में वह उपस्थित है, इसलिए। और मराठी के विद्यार्थियों को भी हिंदी भाषा समझने में कोई कठिनाई नहीं होती है, मेरा ऐसा खुद का अनुभव है। तो इसलिए ये व्याख्यान सत्र बहुत बार कुछ विद्यार्थी मराठी के हमारे नाराज भी है, लेकिन उनकी संख्या बहुत ही अल्प है और अभी वो अभ्यास उनको हो गया है मेरे ही जैसा। मैं भी हिंदी में उतना अभ्यस्त नहीं था व्याख्यान लेने के लिए, लेकिन ये जब से कोविड-19 का हमारा पैंडेमिक सिचुएशन की वजह से वर्चुअल लेक्चर्स चालू हुए, तो मुझे भी ये अभ्यास हो गया है अभी। और थोड़ी बहुत ठीक-ठाक हिंदी मैं बोल लेता हूँ और उसमें उस भाषा में आपको पढ़ाने का प्रयास भी करता हूँ। तो चलिए, अष्टांग हृदय सूत्र स्थान का छठा अध्याय का आज अंतिम व्याख्यान जो है, इस अध्याय का छठा व्याख्यान हम लेने जा रहे हैं। इस अन्न स्वरूप विज्ञानी अध्याय में के के टोटल 7 वर्ग जो है, गण जो है वो बताए हैं। उसमें से मुख्यतः शुकधान्य, शिंपीधान्य, कृतान्न वर्ग, देन हमने देखा फिर उसके बाद में मांस वर्ग, फिर फल वर्ग, और सबसे अंत में औषध वर्ग का विषय आता है। तो औषध वर्ग ऐसा उसका परिभाषिक नाम होने के और भी कारण है, और इसको अन्न स्वरूप विज्ञान में क्यों इसको लाया गया है। तो इसमें से बहुत सारे जो द्रव्य है, जैसे लवण वर्ग के हो या फिर चातुर्जात या त्रिजात या फिर त्रिकटु, ऐसे कुछ वर्ग हो जो आए हैं गण इसमें। मिश्रक परिभाषा भी कहते हैं, मिश्रक औषधियां भी कहते हैं उनको। तो उनका हेतु एक ही है कि ये सभी हमारे किचन रेमेडीज, रोजमर्रा की जिंदगी में हम आहारीय द्रव्य या आहारीय कुछ भी पदार्थ या रेसिपी बनाते हैं, आर्टिकल बनाते हैं, फूड आर्टिकल, तो उसमें भिन्न भिन्न इसी औषधि द्रव्यों का हम प्रयोग करते हैं। कुछ औषधि द्रव्य ऐसे भी है जो हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में इसको हम औषध मानते भी नहीं का, जैसे भारतवर्ष में विशेषतः त्रिफला हो या फिर त्रिकटु हो, ये हमारे आहार का ही एक अभिन्न अंग है। तो इसीलिए शायद वाग्भटाचार्य जी ने अन्न स्वरूप विज्ञानी अध्याय, इस अध्याय में इसको लाया है। और भी एक मुझे ऐसे कारण लगता है कि प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों को सूत्र स्थान पढ़ाने का मतलब ही यही है कि आगे आने वाली जो भी द्रव्यगुण विज्ञान विषय हो या निदान विषय हो या चिकित्सा विषय कुछ बातें हो, उनको सूत्र रूप से थोड़ा थोड़ा उनको अभ्यास अध्ययन का होना चाहिए, यह भी उसका हेतु हो सकता है। तो चलिए देखते हैं औषध वर्ग। तो सबसे पहले जो विभिन्न लवण है इस अध्याय में, उनका वर्णन आता है। तो औषध वर्ग में सबसे प्रथम वर्णन किए हैं सॉल्ट्स। तो लवण वर्ग में उसकी प्रॉपर्टी हर एक लवण की बताई है, ये कॉमन प्रॉपर्टीज है। इन जनरल वो बताते हैं, विशंदी लवणम सर्वम सूक्ष्मम सृष्टमलम मृदु वातघ्नम पाकी तीक्ष्णोष्णम रोचनम कफ पित्तकृत। तो ये सभी लवण जो है, जिसे अंग्रेजी में सॉल्ट्स कहा जाता है, ये सॉल्ट्स विशंदी गुणधर्म के होते हैं। विशंद यानी जिसका उदाहरण प्रसिद्ध दिया जाता है दही या कर्ड, इसका मतलब ही यही है कि जो पदार्थ या द्रव्य सेवन करने के बाद शरीर में वो स्राव उत्पन्न करे, वो स्राव उत्पन्न करने का जो गुणधर्म है उसको स्रावी कहा जाता है। तो वैसे लवण की एक विशंदी कहा जाता है। ये विशंदी यह एक गुणधर्म बताया। उसके बाद में सूक्ष्म, तो सूक्ष्म अर्थ होता है उसका सूक्ष्म स्रोतोगामी, यानी जो जो बारीक कैपिलरीज या स्रोतस है शरीर में, उनमें पहुंचने की क्षमता लवण में होती है। उसके बाद में सृष्ट मलम मृदु, ऐसे प्रॉपर्टी कही है। तो सृष्ट मल
मृदु यानी इट इज हेल्प फॉर सॉफ्ट एंड इजी बाउल मूवमेंट्स। सो लवण का सेवन करने के बाद शायद किसी को कॉन्स्टिपेशन की तकरार जो है या समस्या जो है वो बिल्कुल नहीं आएगी। बाद में वातघ्न बताया है, यानी वात शामक लवण रस होते हैं। फिर पाकी यानी पाचक, डाइजेस्टिव प्रॉपर्टी भी है उसकी। तीक्ष्ण उष्ण गुणधर्म वाला है। रोचन यानी भोजन में रुचि, एक टेस्ट पैदा करने वाला है, वो उत्पन्न करने वाला है। और कफ और पित्त दोष को बढ़ाने वाला है। तो ये सभी लवणों की इन जनरल प्रॉपर्टी बताई है। चलिए इसको अभी एक विस्तार से देखते हुए एक एक लवण को अध्ययन करेंगे। तो सबसे प्रथम आता है सैंधव। तो सैंधव जो है इसका आप पहले चित्र देख ले तो आपको समझ में अच्छा आएगा। ठीक है, ये है आपके सामने सैंधव। तो सैंधव की खदानें होती है, इसे पिंक सॉल्ट या रॉक सॉल्ट भी कहते हैं। ठीक है, और फिर इसका और एक चित्र मेरे पास मैंने संकलित किया है, देखिए। तो इसमें आपको ये उसके क्रिस्टल्स भी दिखाई देंगे यहाँ पे। और ये नीचे आप देख सकते हो कि बड़े बड़े उसके ऐसे जैसे हमारे पत्थर होते हैं उस पद्धति से इसके बड़े बड़े टुकड़े होते हैं और उसको ये लॉरी में ढोया जा रहा है। तो ये बहुत पॉपुलर ऐसा सबसे लवणों में प्रशस्त ऐसा ये एक प्रकार है सैंधव। ठीक है, तो सैंधव की प्रॉपर्टी वाग्भटाचार्य जी बताते हैं। तो उसको देखेंगे। सैंधवम तत्र सस्वादु वृषम हृदयम त्रिदोषणुत लघु अनुष्णम दृश्याः पथ्यम अविदाही अग्निदीपनम। तो रॉक सॉल्ट की सेंधा नमक जिसे कहते हैं उसकी प्रॉपर्टी गुणधर्म बताते हैं वाग्भटाचार्य जी। तीक्ष्णता की कमी के कारण कुछ मधुर रसात्मक ये होते हैं। वीर्यवर्धक यानी शुक्र धातु वर्धक है, हृदय के लिए हितकारक, त्रिदोष शामक, पचन के लिए बिल्कुल हल्के, किंचित उष्ण वीर्य, चक्षुष यानी नेत्रों के लिए हितकारक होते हैं। यहाँ पे देखिए आप दृशाहा, ये जो गुणधर्म है ये चक्षुष यानी नेत्रों के लिए हितकर ऐसे प्रॉपर्टी है। अविदाही यानी इसको खाने के बाद विदाह बिल्कुल उत्पन्न नहीं होता, क्योंकि ये तीक्ष्ण उष्ण होते हुए भी विदाह नहीं करता। ये इसके लिए सैंधव सबसे अधिक प्रसिद्ध है। और बाकी जो लवण है वो शायद अन्य हृदय के लिए शुक्रघातक होते हैं या दृष्टि के लिए अहितकारक होते हैं। विशेषतः सामुद्र लवण जो हम रोजमर्रा की जिंदगी में मुख्यतः आहार में हमारे प्रयोग करते हैं वो अहितकारक है। लेकिन सैंधव जो है उसके उल्टा नेत्रों के लिए हितकारक है, त्रिदोष शामक है और अविदाही है, जाठराग्नि को प्रदीप्त करने वाला है। उसके बाद दूसरे लवण का प्रकार आता है जिसे संवर्चल कहा जाता है। और संवर्चल को दूसरा नाम सज्जिक क्षार भी है। तो संवर्चल या सज्जिक क्षार का चित्र पहले देखते हैं और उसको समझने का प्रयास करते हैं। यह आपके सामने अभी चित्र है सज्जिक क्षार का या संवर्चल जिसे कहते हैं। इसके गुणधर्म वाग्भट जी बताते हैं। लघु यानी पचने में बहुत ही हल्के, हृदय के लिए हितकर, सुगंध इनका मंद ऐसा आता है, यानी विशुद्ध उद्गार उत्पन्न करने में ये सहायक है, मतलब ये पचन क्रिया बहुत अच्छे से करता है। कटु विपाकी द्रव्य है, मलमूत्र की रुकावट दूर करता है और जाठराग्नि को प्रदीप्त करता है और भोजन में रुचि उत्पन्न करने वाला ऐसा यह द्रव्य है। उसके ठीक नेक्स्ट जो आता है उसको बिड लवण कहा जाता है या हिंदी में जिसे बिरिया कहते हैं। तो आप देखेंगे ये बिल्कुल ही आर्टिफिशियल सॉल्ट्स नहीं है। प्रकृति में या निसर्ग में जो भी उपलब्ध विविध लवण के प्रकार है उनको ही, ऑर्गेनिक चीजों को इनको इस्तेमाल करने की सलाह यहाँ पे हमें वाग्भटाचार्य जी दिखते हैं करते हुए। तो बिरिया नमक जो है इसके सेवन से कफ ऊपर की ओर और अपान वायु नीचे की ओर, तो जो भी प्राकृत गति है दोषों की उसको ये मेंटेन करता है या उस प्रकार की गति करता है। यानी कफ और वायु इन दोनों की ही गति को अनुलोमन करता है, मतलब उनकी जो जो गति प्राकृत गति है उस दिशा में उनको प्रवाहित करता है या उनकी गति बनाए रखता है।
अग्नि को अच्छे से प्रदीप्त करता है, मलमूत्र की रुकावट हो, फिर एब्डोमिनल डिस्टेंशन जिसे आनाह कहते हैं आयुर्वेद में, विस्टम्भ यानी कॉन्स्टिपेशन, एब्डोमिनल पेन जिसे शूल कहते हैं, या फिर शरीर गौरव भारीपन, ये भी बीट लवण जो है वो कम करता है। ठीक है, आगे उसके गुणधर्म आते हैं। संवरचल बीट लवण के बाद आता है सामुद्र लवण। सामुद्र लवण यानी जो समुद्र से या समुद्र के जल से उत्पन्न होता है, उसको सुखाया जाता है मिठागार में, और फिर वहां पे सूख कर वो नमक बनता है, उसे सामुद्र लवण कहते हैं। ठीक है, उसका रस जो है बताने की आवश्यकता नहीं, वह नमकीन या सॉल्टी होती है, विपाक में मधुर है, गुरु है, पचने में जड़ है, और कफ दोष को बढ़ाता है। तो सामुद्र लवण का चित्र मैंने दिखाने की जरूरत नहीं समझी। औद्भिद लवण बाद में प्रकार आता है। औद्भिद लवण का गुणधर्म बताते हैं वाग्भट जी। सतिक्त कटुक क्षारम तीक्ष्णम उत्केदि च औद्भिदम। अब देखिए, औद्भिद लवण को ही रेह या ऊषर नमक भी कहा जाता है हिंदी भाषा। तो ये आपके सामने अभी औद्भिद नमक है नीचे। ठीक है, तो ये औद्भिद लवण है आपके सामने। तो कुछ तिक्त और कटु रस वाला ये होता है, क्षार गुण से युक्त होता है, और तीक्ष्ण एवं क्लेद कारक औद्भिद लवण होता है। औद्भिद लवण के बाद कृष्ण लवण यानी ब्लैक सॉल्ट की प्रॉपर्टीज वो बताते हैं संवरचल लवण के समान ही। उसके बाद आता है रोमक। रोमक लवण जो है वो लघु बताते हैं, और पांसुप्त जो है उसको वो क्षारीय और श्लेष्म वर्धक बताते हैं। तो ये दो प्रकार जो है बाद के इनके मेरे पास जो है वो आपको दिखाने के लिए चित्र केवल और केवल रोमक लवण का ही है, ये जो आपके सामने है। ठीक है, तो इसको पांसुत्थ इस पद्धति से बताते हैं। अब देखिए, कुछ पुस्तकों में इसका विश्लेषण जो है वह रोमक लवण और पांसुत्थ लवण भिन्न भिन्न दिया है, और कुछ जगह पे इसको इकट्ठा भी बताया है। ठीक है, तो कुछ लोग इसको सुवर्चिका क्षार या फिर जिसे हम कलमी सोरा बोलते हैं उसको भी रोमक लवण बताते हैं। ठीक है, तो इसको देखिए, आप जब भी पोस्ट ग्रेजुएशन में या और डिटेल इसके स्टडी करोगे तो इसमें और ज्यादा हमें बोलने जैसी बहुत सारी चीजें हैं। आगे जाते हैं। लवणानाम प्रयोगे तु सैंधवादि प्रयोजयेत्। तो लवण का अगर आपको प्रयोग करना है तो उसके लिए आपने सैंधव हमेशा उसको चॉइस ऑफ सॉल्ट के तौर पे लेना चाहिए, क्योंकि उसके गुणधर्म जो है वह अन्य लवणों से श्रेष्ठ है। आगे यवक्षार जो है, यवक्षार के गुणधर्म यहाँ पे बताते हैं रोगग्रंथा गुल्म ग्रहणी पांडु, यानी विशेषतः यवक्षार, जो मैं आपको चित्र दिखा देता हूँ यवक्षार का। तो ये आपके सामने यवक्षार है, इसे जवखार मराठी में कहते हैं या जवखार ऐसा हिंदी में कहते हैं। तो गुल्म व्याधि, हृदय विकार, ग्रहणी रोग, पांडु व्याधि, प्लीहा विशिष्ट विकार, आनाह यानी जिसे अफारा भी हिंदी में कहते हैं, या पेट फूलना आसान भाषा में आप कहो तो, फिर स्वर यंत्र के विभिन्न विकार, श्वास रोग, बवासीर, कफ रोग, या फिर खांसी, ऐसे व्याधियों में यवक्षार का जो उपयोग है वह श्रेष्ठ बताया है। अब क्षार का उल्लेख आया है, इसीलिए वाग्भटाचार्य जी अन्य क्षारों को स्वतंत्रतः न बताते हुए देखिए यहाँ पे इकट्ठा श्लोक क्रमांक 151 में उसको इकट्ठा प्रॉपर्टी बताते हैं सभी क्षारों के लिए, और वह बताते हैं सर्वश्च यानी सर्व प्रकार के क्षार जो है वह परम तीक्ष्ण उष्ण यानी श्रेष्ठ तीक्ष्ण और उष्ण वीर्य वाले होते हैं, कृमिनाशक होते हैं, पचन के लिए बहुत ही लघु, पित्त और रक्त को दूषित करने वाले होते हैं। देखिए, आहार को भी वो अच्छे से पचा देते हैं तीक्ष्ण उष्ण होने की वजह से। व्रणशोथ, ठीक है, व्रणशोथ को आप अभी प्रथम वर्ष में उतना नहीं समझ पाओगे। आप आसान भाषा में यह समझ लीजिए कि अपने शरीर के ऊपर जब आपको स्वेलिंग, इन्फ्लेमेशन
और रेडनेस, ये तीनों लक्षण जो है इकट्ठा दिखाई देंगे तो वह व्रणशोथ होने की आशंका आपको आनी चाहिए। या आसान भाषा में उसको एक फोड़ा भी कहेंगे या एब्सेस कहेंगे आप। तो उसके ऊपर भी क्षार कर्म किया जाता है। अष्टांग हृदय सूत्र स्थान के आगे के जो शाराग्नि कर्म वगैरह अध्याय है, उनको आप जरूर यूट्यूब पे देखें। वहां पे विस्तार से आपको क्षार जो है वो भेदन के लिए या पकाने के लिए या छेदन के लिए, यानी काट देने के लिए किस प्रकार से वह उपयुक्त है, वो आपको अच्छे से समझ में आएगा। हृदय के लिए इसको अहितकर बताया है क्षारों को। ठीक है। आगे कटु और लवण रस इनके प्रधान रस बताते हैं वाग्भटाचार्य जी। और इनके कारण, ये सब गुणधर्म होने के कारण शुक्र धातु, ओज और बाल यानी केश, हेयर्स, और नेत्र यानी हमारी आईज, इसके लिए क्षारों को अहितकर बताया है। तो आपको आगे जो है विशेषतः अष्टांग हृदय सूत्र स्थान के जो अध्याय आएगा क्षाराग्नि कर्म, उसमें आप क्षार के दो प्रकार भी देखोगे, प्रतिसारणीय क्षार है या फिर पानीय क्षार है वगैरह। तो चरकाचार्य भी वर्णन करते हुए क्षार द्रव्य जो है उनको पुंस्त्व उपघाती नाम श्रेष्ठा, ऐसे अग्र संग्रह जो सूत्र स्थान 25वें अध्याय में बताते हैं, उनमें क्षारों का वर्णन वह शुक्र धातु के विनाश के लिए सर्वश्रेष्ठ क्षार ऐसे बताया है उन्होंने। इसलिए उसका प्रयोग जो है वह खाने में हो या औषध के तौर पे हो, बहुत ही सावधानी पूर्वक क्षारों का प्रयोग करना चाहिए। आगे द्रव्य आता है हींग, या जिसे बिल्कुल हम ये सामने चित्र देखें। ठीक है। हिंग के गुणधर्म बताते हैं आशा फेटिडा, हिंगु वात कफानाह शूलग्नम पित्तकोपनम कटुपाकर समरुच्चम दीपनम पाचनम लघु। तो ये हिंगु द्रव्य आपके सामने है। बिल्कुल एक विशिष्ट गंध वाला पाचक ऐसा यह द्रव्य है। विशेषतः वात कफ विकारों में इसका प्रयोग किया जाता है। एब्डोमिनल डिस्टेंशन हो, एब्डोमिनल पेन हो, इसमें बहुत ही उपयुक्त ऐसा यह द्रव्य है। पित्त प्रकृति की जो है, इन लोगों को यह बहुत सावधानी से इसका इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि ये पित्त को प्रकोपित करता है। कटु विपाकी यह है, और इसलिए इसके गुणधर्म बताते हैं रुचिकारक, यानी भोजन में रुचि उत्पन्न करने वाला, एक विशिष्ट स्वाद इससे आता है, गंध इसकी आती है। इसलिए एपेटाइजर के तौर पे भी इसको आप अग्नि प्रदीपक और पाचक, डाइजेस्टिव ऐसा इसको आप समझे, और पचने में बहुत ही लघु होता है। हिंग के बाद जो द्रव्य आता है वह औषधि, जो विविध वनस्पतियां हैं आयुर्वेद में, उनके बारे में ये वर्णन आता है। ठीक है। और विशेषता इन वर्णनों को अगर हम देखें तो ये बहुत ही यूज टू हमारी सोसाइटी में, विशेषता भारतवर्ष में ये सभी द्रव्य है। इसलिए औषधि वर्ग करके इनको जोड़ा है अन्न स्वरूप विज्ञानीय अध्याय में। तो अन्न के जैसा भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो, और सिंपल रेमेडीज या किचन रेमेडीज आप जिसे कह सकते हो, ऐसा इनका इस्तेमाल करने के तौर पे शायद इनका उपयोग आप कर सकते हो आसानी से, यह भी इसका हेतु हो सकता है। तो हरितकी यह द्रव्य, टर्मिनालिया चेब्यूला ऐसे बोटेनिकल नेम है उसका, केमिकल नेम कहते हैं उसको। तो मराठी में हिरडा या फिर हिंदी में हरड़ ऐसे इसको कहा जाता है। द्रव्यगुण विज्ञान विषय में आप इसका विस्तार से अभ्यास करने वाले हो दूसरे वर्ष में, फिर भी हमारे अष्टांग हृदय सूत्र स्थान के अन्न स्वरूप विज्ञानी अध्याय में ये जितना उसका अध्ययन हमको आवश्यक है उतना हम जरूर करेंगे। ये थोड़ा कषाय रसात्मक है, केवल लवण रस हरितकी में नहीं होता, बाकी पांचों रस जो है 6 रसों में से, यानी मधुर, अम्ल, तिक्त, उष्ण और कषाय, ये पांचों रस इसमें होते हैं। विपाक में मधुर होता है, गुण में रुक्ष है, और विशेषतः लघु यानी पचने में हल्का, अग्निदीपक है। भोजन को पचन कराने वाली ये हरितकी होती है, बुद्धिवर्धक है, और सबसे महत्वपूर्ण इसकी प्रॉपर्टी जो हर कोई चाहता है वह है दीर्घायु। तो ये दीर्घायु प्रदान करने वाले द्रव्यों में श्रेष्ठ है। तो वाग्भटाचार्य जी की अगर भाषा में इसको कहे तो वयसः स्थापनी परम। देखिए मैं आपको सूत्र दिखाता हूँ, श्लोक का नाम
क्रमांक जो है 155। देखिए यहाँ पे 134 में वयसाह स्थापनी परम, ये हरितकी की प्रॉपर्टी बताते हैं हमें वाग्भटाचार्य जी। तो और भी इसका वर्णन अगर भाव प्रकाशकार की भाषा में हम करें तो यस्य नास्ति माता तस्य माता हरितकी, के माता यानी हमारी माँ, हमारी मदर जिस पद्धति से अपने बालक का, बालिका का पोषण करती है, हर प्रकार से संरक्षण करती है, व्याधियों से बचाती है, उसके पोषण का ख्याल रखती है, तो उसी पद्धति से हरितकी जो द्रव्य है वह माता के समान गुणधर्म उसके बताए हैं। ठीक है, उष्णवीर्य वाली है और ये लैक्सेटिव है यानी रेचक या सर इसकी प्रॉपर्टी है, बुद्धि और ज्ञानेंद्रियों को बढ़ाने वाली है। ये सभी गुणधर्म होने की वजह से विशिष्ट व्याधियों में इसका प्रयोग बताता है। वो रेकमेंड करते हैं विशेषतः त्वचा विकार, विवरणता, स्वरभेद, जीर्ण ज्वर, विषम ज्वर, शिरोरोग, नेत्र रोग, पांडु व्याधि, हृदयगत रोग, कामला व्याधि, ग्रहणी रोग, राजयक्ष्मा, शोथ यानी शरीर पे सूजन आना, अतिसार यानी लूज मोशंस, मेदो रोग जिसे आप स्थौल्य कह सकते हो, मूर्छा या मोह, वमन यानी उल्टी आना, कृमि रोग, श्वास, कास, लाला स्राव जिसे प्रसिक कहा है, बवासीर, प्लीहा व्याधि, फिर एब्डोमिनल डिस्टेंशन अफरा, गर्विश, उदर व्याधि, स्रोतों की रुकावट, गुल्म व्याधि, उरुस्तंभ जैसे विकार, अरोचक और एटसेट्रा ऐसे करके आदि शब्द से कफज और वातज विकारों में विशेषतः हरितकी का प्रयोग जो है वाग्भटाचार्य करने के लिए हमें प्रेरित करते हैं। आगे दूसरा द्रव्य आता है, उसका चित्र देखेंगे, आप सभी इसी द्रव्य को भी जानते हो, वह द्रव्य है आमलकी। तो इम्बलिका ऑफिसिनालिस, तो शायद हमारे भारतवर्ष में और पूरे विश्व में भी आंवला को कोई नहीं जानता ऐसा नहीं है। हिंदी में इसे आंवला कहते हैं, मराठीत हम मराठीमध्ये आपण त्याला आवळा म्हणतो। तर याचं सुद्धा, इसका भी आप विस्तार से विवेचन द्रव्यगुण विज्ञान विषय में देखोगे। आंवला के गुण जो है वो हरितकी के यानी हरड़े के समान ही बताए हैं। आंवला जो है वो शीत वीर्य वाला है और हरितकी जो है वो उष्ण वीर्य वाली है, इतना उसमें फर्क है और भेद है। और एक भेद उसमें बताते हैं वाग्भटाचार्य जी, वो बताते हैं कि आंवला जो है वो रस में प्रधान उसका अम्ल रस बताते हैं और हरितकी का प्रधान रस जो है वो कषाय रस है। तो इस प्रकार से वाग्भटाचार्य जी इसे बताते हैं, वैसे आप ध्यान में रखो तो न केवल आपको अष्टांग हृदय सूत्र स्थान के प्रश्न पत्र में इसका उपयोग होगा, वाइवा में इसका उपयोग होगा, किंतु आपको द्रव्यगुण के में भी इसका उपयोग अवश्य होगा। और पित्त कफ विनाशक ऐसी ये आंवला वनस्पति होती है। तो अधिक विस्तार न करते हुए हरितकी के समान ये जो नाति संक्षेप विस्तरम इस पद्धति से अष्टांग हृदय निर्माण जो किया है वाग्भटाचार्य जी ने, इसी पद्धति से किया है। तो पुनरुक्ति दोष जो है वो हमेशा उसको टालने का प्रयास करते दिखाई देते हैं वाग्भटाचार्य। उसके बाद में तीसरा द्रव्य आता है, वनस्पति आती है, औषध वनस्पति, वो है बिभितक। ठीक है, उसको उसी पद्धति से अगर हम श्लोक देखें तो देखिए यहाँ पे वो स्पष्ट बताते हैं, तद्वद आमलकम शीतम अम्लम पित्त कफाहम, यानी जो आगे ये हमने देख चुके हैं आमलक यानी आंवले का, आगे हमने अक्ष का देखना है यानी विभितक का, कटुपाके हिमम केशम अक्षम ईशच्च तद्गुणम। अक्ष ये उसका सिनोनिम है विभितक का, जिसे मराठी में बेहड़ा कहते हैं। तो हरितकी के समान ही गुणधर्म होते हैं, लेकिन विपाक में कटु है, केशों के लिए ये ज्यादा यानी बालों के लिए बहुत ही हितकर बताते हैं। और फिर भी वो अंत में बताते हैं ईशच्च तद्गुणम, यानी हरितकी और आंवला से कुछ कम गुण वाला ये विभितक होता है। इन तीनों द्रव्य जो हमने अभी देखे उनके मिक्सचर को त्रिफला कहते हैं, यानी हरितकी, आमलकी और विभितक। इन तीनों द्रव्यों के फलों की छाल यानी गुठली के सिवा त्रिफला पाउडर जो है वो इक्वल क्वांटिटी में, उसकी विभिन्न पद्धतियां हैं, उसके प्रोपोर्शंस भी अलग अलग कुछ
तीनों द्रव्यों के बताए हैं कुछ ग्रंथों में, हम आज उसमें नहीं डिटेल्स में जाएंगे। तो इन 3 द्रव्यों का मिश्रण जो है उसको त्रिफला कहते हैं। देखिए आयुर्वेद में भैषज कल्पना विषय में, जिसने वनस्पतियों से औषध निर्माण शास्त्र उसमें बताया है, तो उसमें विशेषतः ये जो पारिभाषिक संज्ञाएं हैं ये आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि इसी शब्द से आपको प्रश्न पूछे जाते हैं। और आगे भी आपको हिरड़ा बेहड़ा आंवला ऐसे इकट्ठा तीनों द्रव्य लिखने के वजह त्रिफला यह शब्द बार बार यूज किया जाता है, क्योंकि ये अपने शास्त्र की परिभाषा है। तो आगे त्रिजात आएगा, चातुर्जात आएगा, बृहद पंचमूल, लघु पंचमूल, यही आपको ऐसे क्यों में प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है। तो आगे चिकित्सा में जो द्रव्य है, चरक चिकित्सा स्थान हो या वाग्भट चिकित्सा स्थान हो, सुश्रुत चिकित्सा हो, इसमें भी आपको इसी पद्धति से इसको मिश्रक गण, इस पद्धति से भी आपको द्रव्य गुण सिलैबस में ये दिखेगा पेपर फर्स्ट में। चलिए आगे चलते हैं। ये जो त्रिफला द्रव्य है, ये तीनों फलों का विधिवत मिश्रण जो किया जाता है उसको त्रिफला कहते हैं। उत्तम कोटि का इसको रसायन कहा है, नेत्रों के लिए बहुत ही अच्छा है ये, और यानी नेत्र रोग में ये विनाश उसका कर देता है, इस पद्धति के गुण बताए हैं। व्रण रोपक है, त्वचा के लिए बहुत ही ये त्वचा विकारों में उपयुक्त द्रव्य है, विशेषता जिसमें सड़न होती है इससे त्वचा विकारों में ज्यादा उपयुक्त है। मेदो दोष यानी ओबेसिटी, प्रमेह जिसका एक डायबिटीज भी इसका एक टाइप है, कफ विकार, रक्त के विकार, इनमें यह त्रिफला द्रव्य बहुत ही उपयुक्त है। आगे द्रव्य है त्रिजात और चातुर्जात। देखिए त्रिजात को ही त्रिजातक कहते हैं और चतुर्जात को ही चातुर्जातक कहते हैं। तो ये दोनों ही आपको किसी भी तौर पे पूछे जा सकते हैं, तो आपको ये ध्यान में रखना है। तो त्वक यानी दालचीनी, तेजपत्ता और बड़ी इलायची, इन 3 द्रव्यों के संयोग को त्रिजात या त्रिजातक कहते हैं। तो एक एक को देखेंगे। ये सामने आपके त्वक या जिसे हम दालचीनी कहते हैं वह है, ये बड़ी इलायची है और ये तेजपात है। इन द्रव्यों तीनों के तेजपत्ता भी कहते हैं इसको, मिश्रण को त्रिजात कहा जाता है। और त्रिजात के गुणधर्मों में या त्रिजात में और एक नागकेशर नामक आप द्रव्य मिला दो तो यही चातुर्जात या चातुर्जातक हो जाता है। और इसके इकट्ठा गुणधर्म बताते हैं, विशेषतः पित्तवर्धक, तीक्ष्ण और उष्ण वीर्य वाले, रुक्ष, अग्निदीपक और भोजन के प्रति रुचि बढ़ाने वाले, ऐसे बताए। उसके बाद द्रव्य आता है मरीच। तो मरीच यानी ब्लैक पेपर, इसका चित्र मैंने नहीं लिया है क्योंकि आप सभी जानते हो इसको। तो मरीच विशेषतः रसे पाके च कटुकम कफग्नम मरीचम लघु। तो ब्लैक पेपर जो इसे अंग्रेजी में कहते हैं, वह विपाक में कटु, कफनाशक और बहुत ही पचने में लघु होते हैं। उसके बाद द्रव्य आता है पिप्पली, इसे पाइपर लॉन्गम या लॉन्ग पेपर भी कहते हैं। ये आपके सामने है, ड्राई पिप्पली है। ठीक है। तो इसके लघु या फ्रेश यानी आर्द्र पिप्पली और शुष्क या सूखी हुई पिप्पली। तो पिप्पली क्या है? ये पाइपर लॉन्गम नामक वनस्पति का फल है। ठीक है। तो ये पेपर यानी मरीच के गुणधर्म जैसा ही होता है, लेकिन औषधों में ज्यादा से ज्यादा प्रयुक्त यह द्रव्य है। श्लेष्मला स्वादु शीता आर्द्रा गुरुवी स्निग्धा च पिप्पली। तो त्रीणि द्रव्याणि न अति उपयुंजित चरक विमान स्थान के रस विमान अध्याय में पिप्पली का फिर से विस्तार से वर्णन आने वाला है। आपको चरक पूर्वार्ध विषय का अध्ययन करते हुए आज वाग्भटाचार्य जी की भाषा में इसको समझेंगे। पिप्पली के गुण क्या है? तो विशेषतः हरी यानी आर्द्र पिप्पली, नई पिप्पली जो है वह कफकारक, स्वाद में मधुर, शीतवीर्य, देर से पचने वाली और स्निग्ध होती है। और वही पिप्पली अगर सूख जाए तो वह गुणों से यानी आर्द्र पिप्पली के गुणों से विपरीत हो जाती है। तो आप उसको समझे, स्निग्ध, वीर्यवर्धक यानी शुक्र धातु वर्धक, कटुरस, विपाक में मधुर और दोषों के ऊपर कार्य बताया है, वातशामक, कफनाशक, श्वास विकार में उपयुक्त, कास यानी खांसी विकार में उपयुक्त और मलभेदक। तो पिप्पली का उपयोग जो है विशिष्ट पद्धति से चरकाचार्य जी भी वर्धमान पिप्पली के नाम से इसको रसायन बताते हैं। और जैसा मैंने अभी आपको बताया कि चरक विमान स्थान प्रथम अध्याय में पिप्पली इंक्रीजिंग डोज में 1 by 1
ऐसे इंक्रीजिंग डोज में, जिसे पिप्पली वर्धमान रसायन कहा जाता है, दूध के साथ उसको क्षीरपाक विधि से बनाने की और सेवन करने की विशेषतः कफ विकारों में, अस्थमा जैसा विकार है या जिसे हम चाइल्ड अस्थमा कहते हैं, बाल दमा, उसमें ये सावधानी से इसका प्रयोग करना चाहिए आयुर्वेद फिजिशियंस की निगरानी में और सलाह के अनुसार। आगे है द्रव्य, वो आपको मैं उसका चित्र जो है वो दिखाने के लिए नहीं निकाला हूं, क्योंकि आपको सभी को परिचित वह द्रव्य है, उसको नागर या सौंठ कहते हैं। तो सौंठ जो है वह भी, उसके दो प्रकार होते हैं, आर्द्र यानी हरी, जिसे हम उसको आर्द्रक कहते हैं या जिंजर कहते हैं या फ्रेश जिंजर कहते हैं, और ड्राई या सूखी हुई जिसे सौंठ। तो जो आर्द्रक होता है वही सूखने के बाद सौंठ हो जाती है। तो सबसे पहले सौंठ के गुणधर्म बताते हैं वाग्भट जी। वो बताते हैं ये जाठराग्नि प्रदीप्त करने वाला है, वीर्यवर्धक है, मल को बांधता है यानी ग्राही गुणधर्म उसमें है, हृदय के लिए अच्छा है और स्रोतसों को शुद्ध करता है, रुचिवर्धक यानी भोजन भोजन में रुचि पैदा करता है, लघु यानी पचने में बहुत ही हल्का है, मधुर विपाकी इसको कहा है, अन्य गुणधर्मों में स्निग्ध, उष्ण, कफनाशक एवं वातनाशक बताया है। अभी देखिए इसका उष्ण वीर्य है, तो पित्त का जिक्र यहाँ पे नहीं किया है, इसका मतलब ये पित्त वर्धक है। ठीक है, आगे वही जो सूंठ है, सूंठ हम कब कहते हैं, जब वो सूख जाती है तब, आर्द्रक ही सूखता है तब। आर्द्रक किसे कहते हैं, तो जो जिंजर फ्रेश होता है उसे हम आर्द्रक कहते हैं। तो सूंठ के समान ही इसके गुणधर्म होते हैं, लेकिन यहाँ पे उल्लेख न होते हुए भी मैं आपको बता दूं कि आर्द्रक जो है वह सौम्य रेचक है, माइल्ड लैक्सेटिव है, जहां सूंठ जो है वो ग्राही है। तो इन तीन द्रव्यों को आप इकट्ठा मिला दो, जो अभी हमने देखे सूंठ, मरीच और पिप्पली, तो इसको इकट्ठा त्रिकटु कहा जाता है। तो त्रिकटु के गुणधर्म इकट्ठा वाग्भटाचार्य बताते हैं, वो विशेषतः स्थौल्य यानी मोटापा, मंदाग्नि, श्वासकास, श्लीपत और पीनस यानी साइनसाइटिस, इन व्याधियों में त्रिकटु का प्रयोग बताते हैं। अब त्रिकटु के बाद एक उसमें द्रव्य आप पिप्पली मूल नामक मिला दो, तो वह हो जाता है, क्या हो जाता है, उसको क्या कहा है वाग्भटाचार्य जी, उसको ही फिर चतुर्जात इस पद्धति से कहते हैं। आगे जाते हैं, चविका पिप्पली मूलम मरीच अल्पांतरम गुणे है, यानी चविका यानी जिसे पाइपर चाबा भी कहते हैं, या पिप्पली मूल, जिसको आपको उसका ये पिप्पली मूल है, चित्र दिखा दूं एक बार। तो चव्य और पिप्पली मूल, इन दो द्रव्यों के गुणधर्म मरीच के समान ही होते हैं और वैसे ही लगभग गुण वाले होते हैं। तो ठीक है, आगे जाते हैं। त्रिकटु के बाद जो द्रव्य वर्णन मिलता है हमें, वह मिलता है चित्रक, प्लम्बैगो जिसे कहते हैं। तो चित्रक जो है उसका मूल यानी रूट इस्तेमाल किया जाता है और छाल भी बाह्य उपचार के लिए उपयुक्त है। तो इसका एक सिनोनिम जो है चित्रक का, वह अग्नि भी है, तो अग्नि के समान गुण वाला है, इसलिए सूजन यानी स्वेलिंग, इस पद्धति से वो उपयुक्त है। अन्य व्याधियों में भी, जैसे बवासीर है, कृमि रोग है और त्वचा विकार। अभी ये मैं आपको बताना चाहता था, मैं आपको चातुर्जात बताया, लेकिन आप देखिए पंचकोल, ये जो कॉम्बिनेशन वाग्भटाचार्य जी बताते हैं वह किस पद्धति से है। तो पंचकोल कैसे है, तो जिसमें पिप्पली, सूंठ और मरीच यह नहीं आता है उसमें, तो त्रिकटु के द्रो द्रव्य है यानी पिप्पली और सूंठ है, फिर चव्य है, पिप्पली मूल है और चित्रक, इन पांच द्रव्यों को इकट्ठा जो है वो पंचकोल कहा जाता है। ठीक है, चातुर्जात तो अलग से हमने देख लिया है, उसको थोड़ा आप करेक्ट कर ले। उसके बाद एक फेमस जो आगे के हमने पंच देखने हैं, पंचमूल, ये कॉमन शब्द आएगा उसमें, बृहत पंचमूल, लघु पंचमूल, मध्यम पंचमूल, जीवन पंचमूल और तृण पंचमूल, ये पांच प्रकार के पंचमूल है। इसको आज ही आप कंठस्थ कर ले तो अच्छा है, आपको द्रव्य गुण में भी ये काम में आने वाले हैं, अष्टांग हृदय सूत्र स्थान में तो आएंगे ही आएंगे, और चिकित्सा में भी आपको जिंदगी भर इसका जो है वो उपयोग होने वाला है। कि बृहत पंचमूल कहे तो आपको याद रखने की जरूरत नहीं कौन से पांच द्रव्य है, तो ये मिश्रगण में भी आपको द्रव्य गुण में
उपयुक्त होने वाला है ये सब ज्ञान जो हम अभी देख रहे हैं। तो बृहत पंचमूल में 5 वनस्पतियां आती है, बिल्व, गंभारी या काश्मीरी, अरणी, पाटला और टेंटू यानी सोनापाठा। तो ये 5 द्रव्यों के मूल, अभी हर जगह मूल शब्द प्रयोग है, यानी इसके उपयुक्त अंग इन वनस्पतियों के जो है वो मूल यानी रूट्स हैं। तो इसके लिए इन 5 द्रव्य बराबर मात्रा में इकट्ठा कर ले आप, तो इसको बृहत पंचमूल कहते हैं। इसका गुणधर्म इकट्ठा बताते हैं, कषाय तिक्त रस, उष्ण वीर्य और वात विकारों में, कफ विकारों में यह उपयुक्त है बृहत पंचमूल। उसके बाद आता है लघु पंचमूल। तो लघु आकार में वो छोटे होते हैं, इसलिए उसको लघु कहा है। और ये 5 वनस्पतियां कौन सी है? तो बृहति यानी वनभंटा, कंटकारी, सोलानम ज़ैंथोकार्पम बोटानिकल नेम, शालपर्णी, पृष्णिपर्णी और गोक्षुर या गोखरू। इन 5 द्रव्यों को संभाग में ले तो इसको लघु पंचमूल कहते हैं। इसके गुणधर्म वाग्भटाचार्य जी बताते हैं, मधुर रस, समशीतोष्ण यानी न तो उष्ण है न ज्यादा शीत है, और त्रिदोष शामक। देखिए, इसलिए लघु पंचमूल जो है वो त्रिदोष शामक है। तो ये बहुत ध्यान देने योग्य बात है। आगे तीसरा पंचमूल का प्रकार है मध्यम पंचमूल। तो इसमें 5 वनस्पतियां, बला, पुनर्नवा, एरंड, माशपर्णी और मुद्गपर्णी। इसको मध्यम पंचमूल कहते हैं। दोषों के ऊपर इसका परिणाम बताया है, कफ शामक, वात शामक। और यहाँ पे पित्त का उल्लेख नहीं आया है, लेकिन वाग्भटाचार्य जी ये भूलते नहीं है कि वह न अति पित्त करम सरम, तो वह अधिक पित्त को नहीं बढ़ाते हैं मध्यम पंचमूल, और उसमें सर यानी लैक्सेटिव किंचित प्रॉपर्टी भी है। ठीक है, सरम। तो ये मध्यम पंचमूल हमने देखा। अब आगे जाते हैं जीवन पंचमूल, जो चौथा पंचमूल है। उसमें अभीरु, वीरा, जीवंती, जीवक और ऋषभक ये बताए। तो अभीरु से कुछ लोग उसका अर्थ शतावरी यानी एस्पैरागस रेसिमोसस लेते हैं, और कुछ लोग उसका अर्थ विदारी भी लेते हैं। तो बहुत सारे पुस्तकों में शतावरी ही अर्थ लिया है। शतावरी, मेदा, जीवंती, जीवक और ऋषभक, इन 5 द्रव्यों के कॉम्बिनेशन को जीवन पंचमूल कहते हैं। आंखों के लिए बहुत ही हितकारी, शुक्र धातु वर्धक, पित्त दोष और वात दोष का शमन करने वाले जीवन पंचमूल होते हैं। उसके बाद तृण पंचमूल बताते हैं। यहाँ थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है, इसको आप करेक्ट कर ले। तृण पंचमूल, तृण शब्द का अर्थ होता है ग्रास, यानी घास जैसा उनका स्वरूप रहता है। सभी हमको जब तक ज्ञान नहीं होता तो सभी तृण एक ही है ऐसे दिखाई देगा, या आपको ऐसा प्रतीत होगा, लेकिन ऐसी बात नहीं है। उसको थोड़ा और आयुर्वेद की दृष्टि से देखें तो सभी तृणों में भी भिन्न भिन्नता है। दर्भ, जिसे हिंदी में कुश भी कहते हैं या डाफ भी कहते हैं, कांस यानी कांस भी उसको हिंदी में कहते हैं, ईख यानी इक्षु शुगर केन, उसकी जड़, फिर शर जिसे हिंदी में सरपत कहा जाता है, और शालीधान। इन सभी के मूलों को 5 द्रव्यों के तृण पंचमूल कहते हैं। तो ये इसकी एक प्रॉपर्टी विशेष बताई है, वह है पित्त शामक। और इसी पद्धति से ये वाग्भटाचार्य जी अष्टांग हृदय सूत्र स्थान में 5 प्रकार के पंचमूल बताते हैं। अष्टांग संग्रहकार उसको और थोड़ा डिटेल में और उसमें 2 पंचमूल जोड़ देते हैं, वह है वल्ली पंचमूल और कंटक पंचमूल। ठीक है, तो उसको हम अभी विस्तार भय से उसको डिटेल में नहीं जाएंगे। आगे इस अध्याय का समापन करते हुए उपसंहार में वाग्भटाचार्य जी स्पष्ट बता देते हैं, गणना करते हैं हमने इस अध्याय में क्या क्या देखा है। तो शुक धान्य देखा है हमने, सबसे पहला वर्ग विस्तार से क्या देखा, शुक धान्य देखा। फिर उसके बाद में हमने शिंबी धान्य देखा। फिर वह यहाँ पे श्लोक में उपयोग शब्द प्रयोग करते हैं, मैं आपको बता दूं, पक्वान्न। तो ये शब्द भी वाग्भटाचार्य जी ने इस्तेमाल किया है, और वह जब हम वर्ग देख रहे थे वहां पे शब्द प्रयोग किया था कृतान्न वर्ग। तो कृतान्न वर्ग और पक्वान्न वर्ग एक ही है। चौथा बताते हैं मांस वर्ग, उसके बाद में शाक वर्ग, फल वर्ग
और जो अभी हमने इस व्याख्यान में देखा लास्ट में, तो वह है औषध वर्ग। तो देखिए, स्वस्थ वृत्ति के लिए और व्याधि चिकित्सा के लिए बहुत ही उपयुक्त अध्याय है। तो इस अष्टांग हृदय सूत्र स्थान के 6ठे अध्याय का हमने टोटल 6 व्याख्यानों में इसको विभाजित किया है, और इतना विस्तार से विषय वर्णन वाग्भटाचार्य जी इसका, वाग्भटाचार्य जैसा विद्वान करता है, तो इसका मतलब यह चैप्टर जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप जरूर इसका अध्ययन करें, अनुसरण करें। धन्यवाद। अभी आपके प्रश्नों को लेंगे।